Hi, hello, good morning, and I welcome you all to this MCQ case scenario series. तो ये सीरीज में हम टोटल 30 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो सर यहाँ पर कैसे होने वाला है, सबसे पहले आपको एक केस दिया रहेगा, उस केस के ऊपर बेस्ड आपको 4 एमसीक्यूज दिया रहेगा। तो अपने को ये केस पढ़ के ये एमसीक्यूज अपने को सॉल्व करना है। एग्जाम में भी इसी टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, ये मत सोचो कि वन लाइनर एमसीक्यूज आने वाला है। ओके चलो, तो ये एमसीक्यूज अपने को सॉल्व करना है। सर ये जो आप 30 एमसीक्यूज सर सॉल्व करवा रहे हो, सर ये कहाँ से आपने लाया? भाई ये कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है आईसीआई के बीओएस पोर्टल में, वहीं से लेके आया हूं। आईसीआई का मटेरियल है। ओके, एक बार वो भी दिखा देता हूं आपको, ये देख लो भाई, इट इज प्रिपेयर्ड बाय आईसीआई। ओके, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने प्रिपेयर कर रखा है इसको। सो ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट बन जाते हैं। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं केस सिनेरियो 1। ओके चलो, क्या कहता है ये? तो ये जो अपना भाई है शशिकांत, जिसका एज है 45 ईयर्स, ही इज ए इंडियन सिटीजन, मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ सिंगापुर बॉन्डेड इंडियन शिप एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर in international traffic departing from Chennai port on 29th May 2025। तो भाई अपना एक शिप में काम करता है, सिंगापुर बॉन्ड शिप है। तो ये चेन्नई पोर्ट को छोड़ रहा है 29th मई 2025 को। ओके ठीक है, एज उसका 45 दे रखा है, इंडियन सिटीजन है। चलो, डेट entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Sasikant 29th May 2025. Date entered into continuous discharge certificate in respect of signing of the ship by Mr. Sasikant 19th December 2025. Okay. He stated in India in last 4 previous year preceding the previous year 25-26 for 400 days and for a period of 750 days in last 7 previous year preceding your current previous year। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है उसमें भाई का स्टे आपको दे रखा है 400 डेज। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है उसमें भाई का स्टे इन इंडिया आपको दे रखा है 750 डेज। ठीक है, ओके। He received salary of 7,20,000 in his NRE account maintained with State Bank of India चेन्नई ब्रांच। ओके, तो एक NRE अकाउंट वो मेंटेन कर रखा है SBI चेन्नई ब्रांच में, उसे उसका सैलरी मिलता है 7,20,000 का। उसके कुछ अदर इनकम के डिटेल्स आपको दे रखा है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड सिंगापुर कंपनी, द सेम वॉज रिसीव्ड बाय हिम इन सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर की किसी कंपनी में भाई ने इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहां से उसे डिविडेंड मिलता है, सिंगापुर में ही मिलता है 1 लाख रुपए का। बढ़िया बात है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान में हो रहा है, रिसीव इंडिया में हो रहा है 2,50,000। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई आपको दे रखा है ग्रॉस 3,60,000। चलो ठीक है, बराबर। ओके, अब ये सब फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए आपको इधर कितने एमसीक्यूज है? 4 एमसीक्यूज। 4 एमसीक्यूज का आंसर देना है, बराबर। ओके, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं मतलब एमसीक्यूज को बिना देखे मैं ये बता सकता हूं, जो पहला एमसीक्यू होगा ना वो होगा टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। देख लो, व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए शशिकांत जी का रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को डिटरमाइन करना है। अब इसके लिए सर प्रोविजन क्या कहता है? सर सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा शशिकांत कौन से ग्रुप में फॉल करता है, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। भाई अपना जो टेक्निक था, ओके सर ये फॉल करता है स्पेशल कैटेगरी में। सर स्पेशल कैटेगरी कैसे? बिकॉज ही इज ए मेंबर ऑफ ए फॉरेन गोइंग इंडियन शिप। तो अगर वो एक इंडियन सिटीजन है एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ फॉरेन गोइंग इंडियन शिप, वो अपना आ जाएगा भाई स्पेशल कैटेगरी में। और अगर वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, इन दैट केस अगर भाई को रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए। बस ये इकलौता कंडीशन है। अगर वो ये कंडीशन कंप्लाई करता है रेसिडेंट, लेकिन अगर कंप्लाई नहीं कर पाता भाई बन जाएगा अपना नॉन रेसिडेंट, बराबर। अब अगर भाई रेसिडेंट बन जाता है, फिर अपने को देखना है भाई रेसिडेंट तो बन गया, रेसिडेंट
एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आर एंड ओ आर, या फिर आर बट एन ओ आर है, उसमें से क्या है अपने को देखना पड़ेगा। अब सर उसके लिए क्या रहता है, अब उसके लिए दो कंडीशन रहता है और दोनों के दोनों कंडीशन उसे कंप्लाई करना पड़ेगा अगर उसे आर एंड ओ आर बनना है। सर क्या है वो दोनों कंडीशन, जो तेरे लास्ट 7 प्रीवियस ईयर है ना, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है उसका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर होना चाहिए, एंड दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में भाई का रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में भाई का रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर। चलो ये दो कंडीशंस अगर कंप्लाई करेगा तो आर एंड ओ आर बनेगा। सर सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं ये आर है या एनआर है, फिर अपने देखेंगे ये लेवल 2 का बात बाद में करेंगे, पहले सर लेवल 1 का चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब अगर भाई अपना क्रू मेंबर है एक फॉरेन गोइंग इंडियन शिप का, सर इन दैट केस सर जिस दिन वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू ज्वाइन द शिप, एंड जिस दिन वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू लीव द शिप, ये दो डेट्स के बीच में जितने भी डेज आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस 2 डेज, ईच एंड एवरी डे विल बी कंसिडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, जिस दिन उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू ज्वाइन द शिप एंड जिस दिन उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू लीव द शिप, ये दोनों डेट के बीच में जितने भी दिन आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस 2 डेज एज वेल, all these days will be considered as a stay outside India, stay outside India। तो देखते हैं उसका stay outside India कितने दिन का है। सर पहले मई महीने के लिए देखते हैं। अब मई महीने के लिए 29, 30, 31, सर 3 दिन हो गया। मई के बाद जून, जून का सर 30, जुलाई का 31, अगस्त 31, अगस्त के बाद आपका सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर का 19। सर कितना दिन उसका स्टे आउटसाइड इंडिया हुआ एक बार देख लेते हैं। 3 प्लस ये 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 19। सो भाई का स्टे आउटसाइड इंडिया है 205 डेज। ये तो सर स्टे आउटसाइड इंडिया है, अपने को चाहिए सर स्टे इन इंडिया। भाई इंडिया में कितना दिन रुका है, सर इंडिया में कितना दिन रुका है उसके लिए 365 डेज माइनस 205 डेज कितना आ रहा है भाई अपना 365, 205, 160 डेज। तो भाई का जो स्टे इन इंडिया है ना ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 25-26 वो सिर्फ 160 डेज है, एंड इसके चलते भाई अपना बन जाएगा एनआर। भाई अपना बन गया एनआर। चलो इसको टिक लगा देते हैं, भाई अपना एनआर बन गया। चलो बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट what would be the total income of Mr. Sasikant for assessment year 26-27? assessment year 26-27 में शशिकांत का टोटल इनकम कितना बनने वाला है? एक सेकंड सर, अगर वो बन गया नॉन रेसिडेंट, अगर वो एनआर बन गया सर, उसके लिए उसके हाथ में फिर क्या टैक्सेबल होने वाला है? सर उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होने वाला है। इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। सर देख लेते हैं फिर ऐसे कौन से इनकम है। ओके एक तो सर सबसे पहले दे रखा है ना उसका सैलरी इनकम। सैलरी इनकम उसे हो रखा है 7,20,000 का, और ये इनकम उसे रिसीव हो रखा है अपने एनआरई अकाउंट में, और ये एनआरई अकाउंट है एसबीआई चेन्नई ब्रांच। इट मींस मैं क्या कह सकता हूं, ये सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है। जी बिल्कुल सर, ये सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है, ऐसा हमें लगता है बट ये है नहीं। कैसे सर? रिसीव्ड इन इंडिया तो है सर, एसबीआई चेन्नई ब्रांच वहां पर सर ये सैलरी रिसीव हो रहा है। बिल्कुल, अब देखने से तो ऐसा ही लगता है कि दैट दिस सैलरी हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, बट एज पर सर्कुलर नंबर 13/2017 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर 13/2017 ये कहता है अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ ए फॉरेन गोइंग इंडियन शिप
अपना सैलरी रिसीव करता है इन ए एनआरई अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया, उसको रिसीव्ड इन इंडिया कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो सर ये रिसीव्ड इन इंडिया है, बट ड्यू टू दिस सर्कुलर हम इसको रिसीव्ड इन इंडिया कंसिडर नहीं करने वाले। अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया कंसिडर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट शशिकांत। सर्कुलर ये कहता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सर्कुलर ये कहता है दैट अगर कोई क्रू मेंबर है, किसका क्रू मेंबर है, फॉरेन गोइंग इंडियन शिप का अगर कोई क्रू मेंबर है और वो अपना सैलरी रिसीव करता है इन एनआरई अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया, उसको रिसीव्ड इन इंडिया कंसिडर नहीं किया जाने वाला। और अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, इन दैट केस ये एक नॉन रेसिडेंट मिस्टर शशिकांत के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सर ये आप हमें बताए नहीं थे क्योंकि बेटा ये बुक में था ही नहीं। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड सिंगापुर कंपनी, एक्स लिमिटेड जो एक सिंगापुर कंपनी है, एंड सेम वाज रिसीव्ड बाय हिम इन सिंगापुर। एक सेकंड सर, ये डिविडेंड इनकम आ रहा है ऐसे एक कंपनी से जो इंडियन कंपनी नहीं है, सिंगापुर वाला कंपनी है, तो सर इसको हम एक्रूड एराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया तो नहीं कह सकते। दूसरा सर, ये रिसीव भी हो रहा है सिंगापुर में, इट मींस रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है, इट मींस ये भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। नेक्स्ट सर, एग्रीकल्चर इनकम, सर एग्रीकल्चर इनकम ना एग्जेम्प्ट होगा भाई। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान से आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया दैट इज कंसिडर्ड एज पीजीबीपी इनकम एंड वो टैक्सेबल होता है भाई। ओके चलो, एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान में हो रहा है सर, ये तो इसको हम पीजीबीपी इनकम कंसिडर करने वाला, टैक्सेबल होगा। लेकिन एक सेकंड सर, एक बार ये तो देख लेते हैं, ये रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है या फिर इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया तो कह नहीं सकते, बट ये टैक्सेबल तभी होगा अगर ये रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये जरूर टैक्सेबल होने वाला है इस एनआर के हाथ में। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। अब बताओ भाई, अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में है, इट मींस ये जो इनकम तुम्हें आ रहा है, दिस इनकम इज एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी टैक्सेबल होने वाला है। बट ध्यान रखना, ग्रॉस है तो 30% का अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके चलना होता है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इनकम तो हो गया आपका 2,50,000। अब ये जो आपका 3,60,000 है, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये हो जाएगा 2,52,000, तो ये हो जाएगा आपका 5,02,000। तो 5,02,000 विल बी द टोटल इनकम ऑफ दिस एनआर मिस्टर शशिकांत, 5,02,000। नेक्स्ट, ओके, अब आ जाता है अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन आपको एक एजम्पशन लेना है, जो मिस्टर शशिकांत है ना, ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, चेन्नई में जो उसका घर था ना जिसमें से उसे रेंट आ रहा था 3,60,000 का, भाई ने उसको ट्रांसफर कर दिया टू हिज माइनर मैरिड डॉटर ऑन 1 अप्रैल 2025। सो प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2025 को वो अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है अपने माइनर मैरिड डॉटर को। हिज वाइफ इज ए हाउस वाइफ एंड डज नॉट हैव एनी इनकम, तो उसके वाइफ का कोई इनकम नहीं है, ये पता नहीं है क्यों दे रखा है। माइनर मैरिड डॉटर रिसीव द रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है माइनर मैरिड डॉटर को, अभी रेंट किसको मिलने वाला है सर, माइनर मैरिड डॉटर को रेंट मिलने वाला है। उसे मिला कितना रेंट मिला सर, 3,60,000 का रेंट मिला। इन सच केस व्हाट वुड बी द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। भाई अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर आ रखा है, दैट इज भाई अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है, इन दैट केस आपको मिस्टर शशिकांत का टोटल इनकम कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है सर, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सर यहां पर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है माइनर मैरिड डॉटर को। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है माइनर को, सर वहां पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता था डीम्ड ओनरशिप का, बट ये डीम्ड ओनरशिप कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन था। अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो माइनर मैरिड डॉटर को, इन दैट केस डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता था। ओके, ट्रांसफरिंग ए हाउस प्रॉपर्टी टू ए माइनर, बिल्कुल वहां पर डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, बट ये जो माइनर है, अगर ये माइनर मैरिड डॉटर है, इन दैट केस डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन नहीं लगता था। तो फिर यहां पर हम डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन तो नहीं लगा सकते, ये क्लियर है। ओके चलो सर, डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर सर यहां पर ओनर कौन होने वाला है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर तो होने वाला है ये माइनर मैरिड डॉटर ही इस प्रॉपर्टी का ओनर होने वाला है, ठीक है। अब रेंट आ रहा है 3,60,000 का और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 2,52,000, ठीक है।
अगर ये इनकम माइनर का है, माइनर का इनकम हमेशा उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है जिसका इनकम हायर है। दो टाइप के इनकम को छोड़ के, माइनर के दो टाइप के इनकम को छोड़ के बाकी सारे इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होते हैं। एक वो इनकम जो वो अपने स्किल पे, जो वो अपने स्किल या फिर टैलेंट के दम पे कमाया है, या फिर अगर वो माइनर डिसेबल है, कवर्ड अंडर सेक्शन 80U, इन दैट केस जो माइनर का इनकम है वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होता है, अपने पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होता। ये दो केसेस छोड़ के एनी अदर इनकम दैट इज क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट पेरेंट्स जिसका इनकम हायर है, ठीक है। तो अब ये जो इनकम है ये पेरेंट्स के हाथ में क्लब होने वाला है। डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन नहीं लाएगा बट क्लबिंग का प्रोविजन जरूर लाएगा। अब बात यह है सर क्लब किसके हाथ में करेंगे, शशिकांत के हाथ में करेंगे या फिर उसके वाइफ के हाथ में करेंगे। क्लियरली दे रखा है उसके वाइफ का इनकम जीरो है, डज नॉट हैव एन इनकम। तो अगर वाइफ का इनकम जीरो है और शशिकांत का तो इनकम है, इन दैट केस हायर इनकम किसका है, शशिकांत का है। तो ये क्लबिंग किसके हाथ में अट्रैक्ट होने वाला है, शशिकांत के हाथ में अट्रैक्ट होने वाला है। इट मींस अब जब मैं शशिकांत का इनकम कैलकुलेट करूंगा, एक तो उसका जो पाकिस्तान से एग्रीकल्चर इनकम आ रहा था 2,50,000, हाँ 2,50,000, एक तो ये एंड प्लस ये सर क्लबिंग हो जाएगा 2,52,000। चलो हो गया। अब अगर माइनर का इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है ना, पेरेंट्स को एक एग्जामिशन मिलता है 1,500 रुपए का, और ये एग्जामिशन तभी मिलता है अगर आपका एसएससी ओल्ड रिजीम में है और अपना एसएससी ओल्ड रिजीम में है। तो ये 1,500 का एग्जामिशन काटने के बाद योर टोटल इनकम विल बी 5,50,000। योर टोटल इनकम विल बी 5,00,500, नॉट 50,000, 5,00,500। ओके चलो हो गया सर। अब अपने को कैलकुलेट करना है, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द सेम फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ वुड बी, कितना उसका टैक्स लाइबिलिटी होने वाला है, ठीक है। उसका सर इनकम कितना था, उसका इनकम था 5,02,000। नहीं सर इधर तो आपने निकाला ना 5,05,00,500। भाई ये जो आंसर है ना ये एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है एंड दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चन 3। ओके इसको तुम आगे और कैरी फॉरवर्ड मत करो। भाई उसका टोटल इनकम कितना है, कंसिडरिंग दिस एबव सिनेरियोज उसका टोटल इनकम आ रहा है 5,02,000। तो उसी के ऊपर ही अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है, ओल्ड रिजीम में करेंगे। अब सर ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। अब ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, एक ऑप्शन ओल्ड रिजीम का करेक्ट है और एक ऑप्शन न्यू रिजीम का करेक्ट है। ओके सो ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, तो अपने ओल्ड रिजीम में कैलकुलेट कर लेते। तो अगर अपने ओल्ड रिजीम में कैलकुलेट करेंगे इन दैट केस, अब आपका टैक्स आने वाला है 2,000 का 20% निकालेंगे, बाकी ये आपका 12,500। अब उसके ऊपर 4% लगा दो, ये आ जा रहा है आपका 13416। अब इसको राउंड अप भी तो करना है, ये हो जाएगा 13420। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ये हो गया CCAA। ओके ए सी दे रखा है क्योंकि वो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है न्यू रिजीम में, बट अगर अपने ओल्ड रिजीम में करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है ए, बराबर। ओके ठीक है चलो। अब देखो अगर आप न्यू रिजीम में कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ओके तो आप वो भी कर सकते हो, वो कर रखा है उसने यहाँ पर। ओके बट वो ओल्ड रिजीम में भी आंसर दे रखा है, ठीक है। चलिए सो खत्म हुआ भाई अपना केस सिनेरियो 1। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केस सिनेरियो 2। चलिए थैंक यू।